हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दी एजुकेशन फैकल्टी पर बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। हम लोग एनसीईआरटी बात कर रहे हैं और एनसीईआरटी के कक्षा 12 की पुस्तक भाग 2 पर बात किया जा रहा है। वहाँ पर आप देखेंगे कि कक्षा 12 में 3 पुस्तकें हैं जो भाग 1, भाग 2, भाग 3 करके हैं। तो भाग 2 पर हम लोग बात कर रहे हैं, भाग 1 आप लोगों का पूरा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो जिसमें हम लोगों ने प्राचीन इतिहास को एकदम पूरा एकदम विधिवत तरीके से कंप्लीट किया है और मध्यकालीन भारत में हम लोग बात कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने यात्रा वृत्तांत को बात कर लिया है, मध्यकालीन भारत में भक्ति आंदोलन पर बात कर लिया है और विजयनगर साम्राज्य पर भी हम लोगों ने बात किया है। और हम लोग अब कृषि समाज पर बात कर रहे हैं, किसान जमींदार और राज्य पर, कृषि समाज और मुगल साम्राज्य, इस पर भी हम लोगों का 2-3 लेक्चर हो चुके हैं। आज हम लोगों को बात करना है कृषि समाज में महिलाओं की स्थिति के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले तो कि आप लोगों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। और यह वर्ष जो है आप लोगों के लिए सफलता और उन्नति लेकर आए। तो चलिए हम लोग बात करते हैं भारतीय इतिहास भाग 2 के किसान जमींदार और राज्य, कृषि समाज, मुगल साम्राज्य के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि इसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है। तो किसानों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि कृषि और उत्पादन किस प्रकार से हो रहे हैं, और फिर उसके बाद ग्रामीण समुदायों के बारे में हम लोगों ने बात किया। तो उसमें हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से वहाँ पर किसान होते हैं, किस प्रकार की खेती होती है, और वहाँ पर किस प्रकार से समाज का निर्माण हो रहा है और किस प्रकार से समाज का नियंत्रण किया जा रहा है। उन सारी चीज़ों पर हम लोगों ने बात किया है। और वहाँ पर हम लोगों ने बात किया कि जो सबसे ज़्यादा लोग लगे हुए हैं किसी व्यवसाय में, तो वो है कृषि में। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा लोग जो कृषि में पाए जा रहे हैं, किसान वर्ग जो है सबसे ज़्यादा है। उसके बाद जो उद्योग धंधे हैं उसमें लगे हुए हैं, जैसे बढ़ई हो गए, नाई हो गया, फिर दस्तकार हो गए, और फिर उसके बाद कुम्हार हो गया, लोहार हो गया, सुनार हो गया। इस तरह से लोग कार्य कर रहे हैं। और इनमें भी जो लोग रह रहे हैं वो लोग भी किसानी कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, और खेती से जो समय बच रहा है वो लोग इस प्रकार से कार्य कर रहे हैं। तो उनमें उन लोगों को किस प्रकार से वहाँ पर मुआवजा दिया जा रहा है, किस प्रकार से उन लोगों को वेतन दिया जा रहा है, तो वो सारी चीज़ें जो वहाँ पर विनिमय प्रणाली जो है, उन सारी बातों पर भी हम लोगों ने बात किया है। ठीक है, तो आज हम लोगों को बात करना है कृषि समाज में जो महिलाओं की स्थिति है उसके बारे में। तो आप लोग चैनल से बने रहें, चैनल पर बनते रहें, बने जुड़ें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, जैसे हम लोग और भी मोटिवेट होकर आप लोगों के लिए बहुत सारी चीज़ें लेकर आएँ। तो ठीक है, तो आज हम लोगों को बात करना है कृषि समाज में महिलाएँ। एक ही हेडिंग है और एक ही के बारे में हम लोगों को बात करना है। और इसमें हम लोग बात करेंगे कि किस प्रकार से वहाँ पर, जिस प्रकार से समाज है, क्या वहाँ पर महिलाओं की स्थिति अच्छी है, वो हम आपको जब बता देंगे तो आप लोग वहाँ पर निर्णय लीजिएगा, निष्कर्ष निकालिएगा, और वहाँ पर देखिएगा कि क्या सच में महिलाओं की स्थिति वहाँ पर अच्छी है या नहीं है। कृषि समाज में महिलाएं। ठीक है, तो सबसे पहले इस पर हम आपको बता दें कि प्राचीन काल से हम लोगों ने महिलाओं पर बात किया है, महिलाओं की स्थिति किस प्रकार से है और किस प्रकार से गिरी है, महिलाओं की समाज में किस प्रकार की स्थिति है, उन सारी चीज़ों पर हम लोगों ने बात किया है। वो किस व्यवसाय में कार्य कर रही हैं, क्या वो उन लोगों का जो अधिकार है राजतंत्र में है, उत्तराधिकार में है, या भूमि स्वामियों में है, इस तरह की बातें हम लोगों ने बहुत सारी बात किया है। और आज हम लोग देखेंगे किसी समाज में जो मध्यकाल में महिलाएं हैं वो किस प्रकार से हैं। सबसे पहले हमको पुस्तक दिखा देते हैं कि कौन सी पुस्तक हम लोग पढ़ रहे हैं। इस पुस्तक का अध्ययन हम लोग कर रहे हैं और इसको आप लोग तो ध्यान से देखिए और इस पुस्तक को अपने पास रखे रहिए। ठीक है, तो किसान जमींदार और राज्य देखेंगे, किसान जमींदार और राज्य, और इस अध्याय का हम लोग देखा जा रहा है किसान जमींदार और राज्य, कृषि समाज और मुगल साम्राज्य के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग मध्यकालीन भारत के बारे में बात किया जा रहा है। तो यहाँ देखिए कि जो किसान हैं तो उन लोगों का शादी विवाह तो हो ही रहा है, और वहाँ पर जो महिलाओं की स्थिति है वो भी आप देखेंगे कि किस प्रकार से है। तो वहाँ पर अगर आप देखिए कि मान लीजिए कि अगर कोई किसान है, ठीक है, तो किसान है तो मान लीजिए कि कोई घर है तो किसान होगा, किसान को फिर इसको नियंत्रण करने वाले गाँव समाज मुखिया होंगे, पंचायत होगी, मुखिया होगी। मुखियाओं को अब देखेंगे कि पंचायतों का सरदार बोला जाता था, उनको मुकद्दस या मंडल बोला गया है। ठीक है, तो फिर वहाँ पर देखिए कि जो महिलाएं हैं, अगर जो वहाँ पर अपराध भी हो रहे हैं तो महिलाओं के साथ भी अपराध होंगे। तो वहाँ पर जो नियम कानून बनाए गए थे किस प्रकार से बनाए गए उसके बारे में भी हम लोगों ने बात किया है कि अपराध किस कैटेगरी का अपराध के लिए कौन सा वहाँ पर न्याय दिया जाए, वहाँ पर तो सज़ा का प्रावधान किया जा रहा था। तो वो सारी बातें हो चुकी हैं।
तो आप लोग पिछले लेक्चर देखिए, वहाँ पर बहुत सारी बातें आप जानकारी मिलेंगी। तो वहाँ पर महिलाएं हैं, और महिलाएं जो हैं आप देखेंगे कि मध्यकाल में जब किसान हो रहा है और वहाँ पर समानता की बातें की जा रही हैं, और हर एक वर्ग के लोग जो है वहाँ पर किसानी कर रहे हैं, तो वहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, वहाँ पर देखेंगे कि इकोनॉमी का फैक्टर जो है, अर्थव्यवस्था का जो फैक्टर है, वो समाज में विभाजन का कारण बन रहा है, समाज में स्ट्रेटिफिकेशन का कारण बन रहा है, समाज में स्तरीकरण का कारण बन रहा है। ठीक है, तो वहाँ पर महिलाएं भी हैं, तो महिलाएं जो हैं वहाँ पर देखेंगे कि किसानों का साथ वहाँ पर कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं, और वो भी खेती कर रही हैं। ठीक है, लेकिन वहाँ पर ये चीज़ देखने वाली बात है, जो देखने वाली बात है कि वहाँ पर आप देखेंगे कि जो परंपराएं चली आ रही हैं वो कहीं न कहीं थोड़ा बहुत विद्यमान है समाज में, कि जैसे कि रूढ़िवादी परंपराएं हो गई, हिंदू धर्म की, जैसे कि ब्राह्मणवादी धर्म की जो परंपराएं हैं वो समाज में वहाँ कहीं न कहीं देखने को मिल रही हैं। ठीक है, तो लोग अपने अपने धर्मों को लेकर चल रहे हैं, अपने धर्म को के बात कर रहे हैं, और धर्म के प्रचार प्रसार की बात कर रहे हैं। और मध्यकालीन भारत में हम लोगों ने बात किया था कि किस प्रकार से मध्यकालीन भक्ति आंदोलन था, वहाँ पर कितने कितने प्रकार के धर्म देखने को मिल रहे थे, संप्रदाय देखने को मिल रहे थे, और अलवार नैनार संत तो हैं ही उसमें। ठीक है, तो वहाँ पर देखिए कि जो महिलाएँ हैं, जो वहाँ पर वो लोग वहाँ पर देखेंगे कि महिलाएं कि हर एक वर्ग में कार्य कर रहे हैं, किसानी भी कर रहे हैं, खेती में भी कर रही हैं। वहाँ पर जो दस्तकार हैं, वहाँ पर बढ़ई है, फिर उसके बाद आप देखेंगे तो वो हर एक वर्ग में जैसे कि बढ़ई का कार्य कर रही हैं। वहाँ पर आप देखेंगे कि इस चित्र को देखिए, यहाँ पर देखिए सूत काटने का कार्य कर रही हैं। ठीक है, सूत काटने का मतलब ये है कि वहाँ पर कपड़ों का भी निर्माण में वो लोग भाग ले रही हैं। ठीक है, वहाँ पर आप एक चित्र मैंने आपको पीछे दिखाया कि यहाँ पर देखिए कि महिलाएं भी इसमें देखने को मिलेंगी। और फिर यहाँ पर जो भी है, यहाँ पर देखिए कि वो पंचायत है, तो पंचायत में महिलाओं का स्थान नहीं होता था। तो यहाँ पर भी देखेंगे एक कि जो व्यापारी वर्ग है, यहाँ पर भी आप लोगों को महिलाओं का देखने को मिलेंगी। तो वो सारी चीज़ें आप लोग देखिए, और देखिए कि किस वर्ग में कार्य कर रही हैं। यहाँ देखिए कि महिलाओं की स्थिति देखिए, यहाँ पर महिलाएं भी कार्य कर रही हैं, यहाँ पर भी देखिए महिलाएं कार्य कर रही हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है महिलाओं को दर्शाने का प्रयास किया जा रहा है कि वहाँ पर महिलाएं भी जो हैं उनकी ये स्थिति जो है अच्छी खासी थी। ठीक है, ये यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि यहाँ पर फ़र्क करना बहुत ही मुश्किल हो रहा था कि जैसे कि प्राचीन काल में बने थे कि मर्द बाहर के लिए, घरों के लिए स्त्रियां रहेंगी, घर के कामों के लिए स्त्रियां रहेंगी, बाहर के कामों के लिए मर्द रहेंगे। तो इस तरह का जो फ़र्क करने का जो फ़र्क देखने को मिल रहा था प्राचीन काल में, वो फ़र्क जो है यहाँ पर नगण्य मात्रा में देखने को मिल रहा है। और इसीलिए महिलाएँ आप देखेंगे कि बहुत ही बढ़ चढ़ कर हर एक वर्ग में भाग ले रही हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो महिलाओं को वहाँ पर नेगलेक्ट किया जा रहा है, कि जैसे कि मान लीजिए कि रजस्वला के जो टाइम हो रहा है कि उनको वहाँ पर हल और कुदाल छेनी हथौड़ी होता था, तो वहाँ पर वो सारी चीज़ें छूने को मना था। जैसे कि मान लीजिए कि रजस्वला का अर्थ शाब्दिक अर्थ में अगर हम माने, तो वहाँ पर अगर आप सतीश चंद्र पढ़ेंगे, सतीश चंद्र का मध्यकालीन इतिहास पढ़िए, चाहे एनसीईआरटी पढ़िए, तो उसमें वहाँ पर लिखा गया है कि जब महिलाओं में रजस्वला प्रारंभ होता है, जैसे कि मासिक धर्म प्रारंभ होता है, तो वहाँ पर उनको घरों से बाहर रखा जाता था, उनको कुछ चीज़ें जो छूने के लिए मना की जाती थीं। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर भी देखने को मिलती हैं। देखिए कि यहाँ पर लिखा है कि महिलाओं की जैव वैज्ञानिक क्रियाओं को लेकर लोगों के मन में पूर्वाग्रह बने रहे। ये पूर्वाग्रह बने रहे यानी कि जो प्राचीन काल की परंपरा है, जो रूढ़िवादी परंपरा है, वो आज भी देखने को समाज में मिल रही थी। जैसे कि मसलन पश्चिमी भारत में रजस्वला महिलाओं को हल या कुम्हार का चाक छूने की इजाज़त नहीं थी। पश्चिमी भारत में यानी कि महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में, महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया। फिर इसी तरह बंगाल में मासिक धर्म के समय महिलाएं पान के बागान में नहीं घुस सकती थी। तो ये जो छुआछूत का जो वहाँ पर फैक्टर काम कर रहा है, जैसे कि रजस्वला को लेकर, मासिक धर्म को लेकर, तो वो सारी चीज़ें प्राचीन काल से लेकर वहाँ पर मध्यकाल में भी देखने को मिल रहा है कि उस समय ऐसा माना जाता था। कि यहाँ पर देखेंगे कि जो ये क्राइटेरिया शुरू हुआ है कि इस समय महिलाओं को यहाँ से नेगलेक्ट किया जाएगा, यह देखेंगे कि पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में वहाँ पर मनुस्मृति की रचना होती है। और मनुस्मृति में इस प्रकार से रचनाएं की गई हैं, उसमें लिखा गया है इस प्रकार से कि अगर किसी महिला का अगर मासिक धर्म प्रारंभ हो रहा है, तो उस समय वह महिला जो है वहाँ पर खाना नहीं बनाएगी, वो घर से बाहर रहेगी। उसके लिए घर के बाहर अलग से वहाँ पर
भवन का निर्माण किया गया था। तो इस प्रकार से वहाँ पर देखेंगे कि मनुस्मृति में लिखा गया है और उसकी उसी परंपरा को फॉलो किया जा रहा है। वहाँ पर देखने को मिल रहा है कहाँ पर, मध्यकालीन भारत में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें देखिए कि महिलाओं के बारे में ये इस तरह से कार्य किए जाए। लेकिन यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि महिलाओं में भेदभाव नहीं हो रहा है। महिलाएँ जो है व्यवसाय में बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं, कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आप लोगों को समझने की बात है, आप समझिए। और उस तरह से वर्तमान समय में तो ऐसी चीज़ें नहीं देखने को मिलती हैं, लेकिन प्राचीन काल मध्यकालीन भारत में वो सारी चीज़ें देखने को मिल रही थी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि सूत कातने, बर्तन बनाने के लिए, मिट्टी को साफ़ करने और गूँथने के लिए, और कपड़ों पर कढ़ाई जैसे दस्तकारी का काम उत्पादन। तो वही आपको बता रहे हैं कि जो महिलाएँ हैं वहाँ पर हर एक वर्ग में कार्य कर रही हैं। ठीक है, तो वहाँ पर देखिए, और वहाँ पर जो महिलाओं का जो सबसे ज़्यादा महत्व देखने को मिल रहा है कि जो उनके जन्म देने का कार्य है, यानी कि प्रजनन का जो कार्य है, वहाँ पर जो बच्चे को जन्म देने का जो कार्य, उसकी महत्व जो है मध्यकालीन भारत में बहुत ही ज़्यादा देखने को मिल रही है। और इसलिए यहाँ पर आप देखिए कि किस प्रकार से एनसीईआरटी बात कर रही है कि उस पर किस प्रकार से कि यहाँ पर कि चूँकि समाज श्रम पर निर्भर था, इसलिए बच्चे पैदा करने की अपनी काबिलियत की वजह से महिलाओं को महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में देखा जाता था। ठीक है, तो ये सोचने वाली बात है। और यहाँ पर देखिए कि वहाँ पर डॉक्टर नहीं होते थे, वैद्य होते थे, तो वहाँ पर वो सारी चीज़ें, बीमारियाँ भी देखने को मिली थी। अगर कोई वहाँ पर गर्भवती महिलाएँ हैं तो प्रसव पीड़ा के दौरान वहाँ पर उसकी मृत्यु हो जाती थी, तो वहाँ पर वो सारी चीज़ें भी देखने को मिली थी। और उसी कारण से देखेंगे कि विवाहिता स्त्री जो है बहुत ही नाम मात्र की देखने को मिल रही है। ये भी बहुत ही ज़्यादा फैक्टर काम कर रहा है कि विवाहिता स्त्री इन सारी चीज़ों से बचने के लिए वहाँ पर शादी ही नहीं कर रही हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें समझने वाली बातें हैं। तो सोचिए कि किस प्रकार से वहाँ पर रोग चल रहे हैं, बीमारियाँ चल रही हैं, उसके आधार पर महिलाओं में अगर मृत्यु दर बढ़ रही है तो वहाँ पर महिलाएं क्या कर रही हैं कि वहाँ पर शादी ही नहीं कर रही हैं। ठीक है, तो वहाँ पर शादी ही नहीं कर रहे हैं, तो यानी कि वो श्रम में भाग ले रही हैं, लेकिन वहाँ पर जो वंश वृद्धि का कार्य हो रहा है वो थोड़ा सा डाउन देखने को मिल रहा है। ये चीज़ें आप लोग समझिए। ठीक है, तो वहाँ पर विधवाएँ भी देखने को नहीं मिलेंगी, और जो विधवा हो रही हैं उनको पूरा एकदम कानूनी अधिकार है कि वो दूसरी शादी कर सकती हैं। ठीक है, मध्यकालीन भारत में ऐसा प्रावधान है। चूँकि यहाँ पर हम आपको बताना चाह रहे हैं कि वहाँ पर देखिए कि प्राचीन काल में विधवाओं को शादी करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि वहाँ पर सती प्रथा का प्रचलन है। ठीक है, तो सती प्रथा का प्रचलन आप जब देखेंगे तो सती प्रथा में उसके बारे में हम लोगों ने बात किया है। वहाँ पर आप देखिए कि फ्रांसवा बर्नियर ने कितना मार्मिक चित्रण किया है कि एक छोटी बालिका है, 12 साल की बालिका है, उसका पति, उसकी शादी हो जाती है, वहाँ पर उसका पति मर जाता है, तो उसको ज़बरदस्ती उसको वहाँ पर चिता पर ले जाया जाता है, उसको जलाया जाता है। तो इस प्रकार का मार्मिक चित्रण जो करता है फ्रांसवा बर्नियर, वो बहुत ही ज़्यादा सोचने वाली बात है कि इस तरह के कार्य जो भारतीय समाज में हो रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखिए कि जो, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझने वाली बात है। सोचिए, समझिए कि देखिए कि इस प्रकार से समाज का निर्माण हो रहा है, और इस तरह से यूपीएससी प्रश्न पूछती है, स्टेट पीसीएस से प्रश्न पूछे जाते हैं महिलाओं की स्थिति के बारे में। तो यहाँ पर आप देखिए कि कौन कौन से ऐसे चीज़ें हैं महिलाओं के बारे में कि वो थोड़ा सा डाउन जा रही हैं, और कौन सी ऐसी चीज़ें जो है वो महिलाओं के उत्थान में कार्य कर रही हैं। यहाँ पर देखिए कि महिलाओं की प्रजनन शक्ति को इतनी अहमियत दी जाती थी कि उस पर काबू खोने का बड़ा डर था। स्थापित रिवाजों के मुताबिक घर का मुखिया मर्द होता था। इस तरह महिला पर परिवार और समुदाय में मर्दों का द्वारा पुरजोर काबू रखा जाता था। बेवफाई के शक पर महिलाओं को भयानक दंड दिए जा सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि महिलाओं के जो प्रजनन शक्ति है उसको इतना महत्व दिया गया है कि वहाँ पर उनको एकदम नियंत्रण में रखने का प्रयास किया गया। और आज भी वर्तमान समय भी आप देखेंगे कि ग्रामीण समुदायों में वहाँ पर महिलाओं के साथ जिस तरह से कार्य होते हैं कि उन पर नियंत्रण एकदम इस तरह से रखा जाता है कि वहाँ पर ऐसी ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं कि जैसे कि कोई स्त्री है, उसकी नई नई शादी होती है, मान लीजिए कि 2 साल 5 साल हो गया, तो उसका पति उसके ऊपर इतना स्ट्रिक्ट रहता है कि अगर वो महिला जो है किसी पुरुष के सामने या अपने भाई के सामने या अपने कोई किसी रिश्तेदार के सामने अगर खुलकर हंस भी दे तो वहाँ पर उसका पति जो है उस पर नाराज़ हो जाता था, उसको मारने पीटने लगता था। इस तरह की बहुत सारी घटनाएं भी देखने को मिलती हैं। और आप जानते हैं कि जो डाउरी का सिस्टम चला है, दहेज प्रथा का जो सिस्टम चला है, तो प्राचीन काल के दहेज प्रथा को आज भी वर्तमान में फॉलो किया जा रहा है, लेकिन वो गलत तरीके से फॉलो किया जा रहा है। वहाँ पर प्राचीन काल में दहेज प्रथा को अगर आप देखेंगे कि वहाँ पर
वहाँ पर कोई भी चीज़ मांगी नहीं जाती थी। वहाँ पर जो स्त्री होती थी, स्त्री के पिता के द्वारा जो चीज़ दे दिया जाता था, वहाँ पर वो चीज़ उसको ग्रहण कर लिया जाता था। लेकिन वर्तमान समय में मुंह खोलकर मांगना, देखिए कि किस प्रकार से भीख मांगने के बराबर है वो। ठीक है, कि वहाँ पर आप लोग सोचिए कि अगर कोई पिता अपने बच्ची को दे रहा है, वो बच्ची भी दे रहा है, अपनी बेटी को भी दे रहा है अपने घर से, और प्लस ऊपर से आप लोगों को दहेज भी दे रहा है। ठीक है, तो आप वहाँ पर बिकने गए ना फिर, तो फिर वहाँ पर आप महिलाओं को लेने कहाँ गए, अपने शादी करने कहाँ गए, वहाँ पर आप बिकने गए। तो वही सारी चीज़ें जो हैं वो आप लोग देखिए कि वो सोचने वाली बात है कि दहेज प्रथा, और उस पर तो नियम कानून भी लागू। आईपीसी की धारा 498 जब आप पढ़ेंगे, अब आईपीसी की धारा इंडियन पिनल कोड जो भारतीय दंड संहिता के 492 से लेकर, वहाँ पर आप जब देखेंगे 492 से लेकर 502-3 तक है, उस धारा को पहले 498 धारा पढ़िए, और 498 धारा के तहत आप देखेंगे कि डोमेस्टिक वायलेंस प्रोटेक्शन एक्ट जो है वहाँ पर महिलाओं के लिए 2005 का लाया गया है। 498 आईपीसी की धारा है। तो ये सोचिए कि भारतीय समाज में उस प्रकार से महिलाओं के साथ हो रहा है, तभी तो यहाँ पर नियम कानून बनाए जा रहे हैं। तो अगर नहीं होता तो नियम कानून भी नहीं होते। ठीक है, तो डोमेस्टिक वायलेंस प्रोटेक्शन एक्ट जो है, वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट जो है 2005 का, घरेलू हिंसा का जो अधिकार अधिनियम है, घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम जो है 2005 का, उसको आप पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारी चीज़ें महिलाओं के बारे में दिया गया है कि आर्थिक, मानसिक और शारीरिक तौर पर किसी भी महिला को वहाँ पर प्रताड़ित नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो वहाँ पर अगर आप उसको अब्यूज कर रहे हैं, वो भी अब क्राइम में जाएगा। वहाँ पर अगर आप उसको प्रताड़ित कर रहे हैं किसी डाउरी को लेकर, दहेज को लेकर, वो भी आपका एकदम वहाँ पर क्राइम में जाएगा। तो वहाँ पर अगर उसको किसी भी प्रकार का, अगर कोई भी महिला वहाँ पर कोई आर्थिक अपना कार्य कर रही है, उसको अपना पैसा कमा रही है, तो अगर उसके पैसे को छू भी रहे हैं, अगर उसको आप वहाँ पर उसको मांग रहे हैं, तो वो भी आपका, अगर वो नहीं देना चाह रहा, ज़बरदस्ती मांगेंगे तो वो भी आपका क्राइम में जाएगा। अगर आप उसके वहाँ पर अगर कोई पुरुष अलग से आकर उसको धक्का दे देता है, चाहे खुद ही उसका पति ही क्यों न हो, तो वहाँ पर अगर उसको धक्का दे दे या वह कोई थप्पड़ मार दे या कोई उस तरह से छुए जो उसको अच्छा ना लगे, तो वो भी आपका क्राइम में चला जाएगा। यानी कि महिलाओं का जो डोमेस्टिक वायलेंस वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट जो है, घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम जो है, वो 3 प्रकार से संरक्षण देता है, शारीरिक, मानसिक और आर्थिक। तो उसको आप लोग पढ़ेंगे जब ना, तो वहाँ पर देखिए कि कितनी वहाँ पर संरक्षण की बात किया जाता है, कि महिलाओं को वहाँ पर उत्थान की बात की जाती है, कि वहाँ पर ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि वैसा समाज में हो रहा है, तभी तो उसके लिए बनाया गया है। ठीक है, तो अगर उसका दुरुपयोग होगा तो वो अलग बात है। ठीक है, लेकिन वो कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि मान लीजिए कि अपवाद में, एक्सेप्शंस में हैं, तो अपवाद तो थोड़े ही होते हैं, लेकिन जो रियल है, जो वास्तविक है, वो तो बहुत ही ज़्यादा हो रहे हैं ना। तो इसीलिए देखेंगे कि महिलाओं के लिए जो वहाँ पर सामाजिक स्थिति देखने को मिले कि वो किस प्रकार से एकदम, क्या वहाँ पर अब देखने को मिल रहा है कि वहाँ पर महिलाओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, वहाँ मारा पीटा जा रहा है, वहाँ पर किस प्रकार से भेदभाव किया जा रहा है। वो सारी चीज़ें जो हैं मध्यकाल में आप लोगों को देखने पड़ेंगे और उसको समझने पड़ेंगे। ठीक है, तो वहाँ पर देखिए कि मध्यकाल में अगर कोई महिला किसी अपने पति से बेवफाई कर जाती है, तो वहाँ पर उसके लिए कठोर दंड का भी प्रावधान है। हमने इस्लाम धर्म में जब पढ़ा रहे थे, तो इस्लाम धर्म में हमने आपको लोगों को बहुत सारे कानूनों के बारे में बताया, जिसमें जीना कानून है, फिर उसके बाद सूफा कानून है। ठीक है, तो वहाँ पर हदीस, कयास और इजमा की बातें हम लोगों ने किया, कुरान की बातें जब हम लोग कर रहे थे, तो वहाँ पर वो सारी कानूनों के बारे में हम लोगों ने हमने बताया था। तो उसी प्रकार से यहाँ पर देखेंगे कि मध्यकालीन भारत में महिलाओं के साथ अगर कोई महिला अपने पति के साथ बेवफाई करती है, किसी अन्य पुरुष के साथ संबंध बनाती है, तो वहाँ पर उसके लिए कठोर वहाँ पर यातनाओं का प्रावधान किया गया था, भयानक दंड भी दिए जा सकते थे। ठीक है, तो इस प्रकार से महिलाओं की स्थिति वहाँ पर देखने को मिला था। तो यहाँ देखिए कि राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र आदि पश्चिमी भारत में इलाकों में मिला दस्तावेज में ऐसी दरख्वास्त मिली है जो महिलाओं ने न्याय और मुआवजे की उम्मीद से ग्राम पंचायत को भेजी थी। पत्नियां अपने पतियों के बेवफाई का विरोध करती दिखाई देती हैं, या फिर गृहस्थी के मर्द पर ये आरोप लगाती कि वे पत्नी और बच्चों को अनदेखी करता है। मर्दों की बेवफाई हमेशा दंडित नहीं होती थी, लेकिन राज्य और ऊंची जाति के लोग अक्सर ये सुनिश्चित करने की कोशिश करते कि परिवार के भरण पोषण का इंतजाम हो जाए। ज़्यादातर जब महिलाएं पंचायत को दरख्वास्त देती, उनके नाम दस्तावेज में दर्ज नहीं किए जाते। दरख्वास्त करने वाली हवाला गृहस्थी
कि मर्द मुखिया की माँ, बहन या पत्नी के रूप में दिया जाता था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि जो काम वर्तमान समय में किए जा रहे हैं, जो किसी विवाहित स्त्री के द्वारा वहाँ पर किसी उसके ससुराल में उसको प्रताड़ित किया जा रहा है, वहाँ पर दहेज के लिए या उसके ननद के द्वारा या उसके सास के द्वारा या ससुर के द्वारा या पति के द्वारा, तो वो लोग क्या करते थे कि वहाँ पर आप देखिए कि वर्तमान समय में कि वहाँ पर केस हो जाता था, केस हो जाता है और वहाँ पर सज़ा का भी प्रावधान देखने को मिला। और यही कार्य जो हो रहे थे मध्यकाल में हो रहे हैं। और मध्यकाल में आप देखेंगे कि जो महिलाएं हैं उनके दरख्वास्त को तो सुना जा रहा है, लेकिन वहाँ पर आप देखिए कि सुना तो जा रहा है लेकिन वहाँ पर अमल नहीं किया जा रहा है। क्योंकि वहाँ पर आप देखेंगे कि पूरा भारतीय समाज में आपको बता रहे हैं कि प्राचीन काल से आधुनिक काल तक आप देख लीजिए कि जो पुरुष प्रधान समाज है, वहाँ पर पुरुष प्रधान जो सोच है, जो पितृसत्तात्मक समाज भारत में देखने को मिल रहा है, उसका जो आप देखेंगे कि प्रभाव जो है वो आपको हर एक काल में देखने को मिलेगा। ठीक है, और आप यहाँ पर मध्यकाल में भी आप देखेंगे कि जो महिलाएं जो हैं अपने पति से नाराज़, मान लीजिए कि वहाँ पति प्रताड़ित कर रहा है, वह उनके बच्चों की देखभाल नहीं कर रहा, पत्नी की देखभाल नहीं कर रहा, तो पत्नी जो है पंचायतों के पास जाकर उनका कंप्लेन भी कर रही हैं। कंप्लेन कर तो रही हैं लेकिन उन पर सुनवाई नहीं हो रहा है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो पति जो है वहाँ पर बाहर जा रहा है, कमा कर ला रहा है, वो अपने जो भरण पोषण का इंतज़ाम कर रहा है, उसके लिए पति जिम्मेदार है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ सोचने वाली ये बात है कि यहाँ पर आप देखिए कि महिलाएं जो हैं पुरुषों से कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं, हर एक वर्ग में कार्य कर रही हैं, हर एक व्यवसाय में भाग ले रही हैं। तो यहाँ पर पुरुषवादी सोच देखने को नहीं मिल रहा है आप लोगों को, कि पुरुषों का जब समानता देखने को मिल रहा है, महिलाएँ उसके साथ कार्य कर रही हैं, तो क्यों न पुरुषों के साथ भी उस तरह से व्यवहार किया जाए जो महिलाओं के साथ व्यवहार हो रहा है। जो महिलाओं के लिए दंड का प्रावधान किया जा रहा है कि महिला जो है, कोई स्त्री जो अपने पति से बेवफाई करे तो उसको भयानक दंड दिया जा रहा है, तो उसी प्रकार से पति को भी की बेवफाई पर भी उसको भयानक दंड मिलना चाहिए, ऐसा हो सकता है ना। तो लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि इसका थोड़ा सा वहाँ पर देखने को इस प्रकार से मिल रहा है कि महिलाएं जो शिकायत तो कर रही हैं लेकिन उसकी सुनवाई नहीं की जा रही है। क्योंकि वहाँ पर आप देखेंगे कि पुरुष जो है वहाँ पर अपने पुरुषत्व का उदाहरण देते हुए कह रहे हैं कि पुरुष जो है वो अपने बच्चों की देखभाल कर रहा है, कमा कर ला रहा है, भरण पोषण का इंतजाम कर रहा है, तो वहाँ पर उसके विरुद्ध जो सुनवाई का अधिकार जो है वहाँ पर देखने को नहीं दिया जा सकता, नहीं लिया जा सकता समाज में। तो इस प्रकार से देखिए कि समाज में जो महिलाएं हैं वहाँ पर हमने बहुत सारी बातें आप लोगों को बताई, समझाने का प्रयास किया है कि इस प्रकार से वर्तमान समय में और जो मध्यकालीन भारत है, प्राचीन काल को लेकर हर एक चीज़ को समझाने का प्रयास किया है। तो अब यहाँ पर देखिए कि महिलाओं की जो स्थिति है, यहाँ पर जो महिलाओं की स्थिति है वो किस प्रकार से है। ठीक है, यहाँ देखिए कि जो महिलाओं को कुछ स्थिति जो देखिए कि भूमिहर भद्रजनों में महिलाओं को पुश्तैनी संपत्ति का हक मिला हुआ था। पंजाब से ऐसे उदाहरण मिलते हैं जहाँ महिलाएं, विधवा महिलाएं भी पुश्तैनी संपत्ति के विक्रेता के रूप में ग्रामीण जमीन के बाजार में सक्रिय हिस्सेदारी रखती थीं। हिंदू और मुसलमान महिलाओं की जमींदारी उत्तराधिकार में मिलती थी, जिसे बेचने अथवा गिरवी रखने के लिए वे स्वतंत्र थीं। बंगाल में भी महिलाएं जमींदार पाई जाती थी। 18वीं सदी का सबसे बड़ी और मशहूर जमींदारियों में से एक थी राजशाही जमींदारी, जिसका कर्ता धर्ता एक स्त्री थे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि जो महिलाओं की जो भागीदारी है वहाँ पर प्रॉपर्टी में देखने को मिल रहा है, वहाँ पर राजशाही में देखने को मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें आप देखिए कि किस प्रकार से हो रही हैं और वहाँ पर महिलाओं के साथ किस प्रकार से भेदभाव किया जा रहा है कि वहाँ पर जब रजस्वला के प्रारंभ हो रहा है, मासिक धर्म प्रारंभ हो रहा है, तो उनको किस प्रकार से नेगलेक्ट किया जा रहा है। और फिर वहाँ पर जो महिलाएं जो हैं पति के खिलाफ वहाँ पर जो कंप्लेन कर रही हैं, वहाँ पर उनकी सुनवाई नहीं हो रही, वो सारी चीज़ें जो हैं वहाँ पर देखने को नहीं मिल रही हैं। ठीक है, और वहाँ पर जो महिलाओं की स्थिति देखेंगे समाज में, तो वहाँ पर महिलाएं जो है कंधे से कंधे मिलाकर पुरुष के साथ कार्य कर रही हैं। और फिर वहाँ पर आप देखिए कि वहाँ पर हर जो महिला है हर एक वर्ग के व्यवसाय में भाग ले रही है। और यहाँ पर इस पैराग्राफ का पढ़ेंगे तो यहाँ पर जो महिलाएं जो उनको उत्तराधिकार में भी भाग देखने को मिल रहा है और राजशाही में भी भाग देखने को मिल रहा है, हिस्सेदारी देखने को मिल रही है, और जमींदारियों में भी हिस्सेदारी देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर आप लोगों को सिर्फ ये समझना है कि आप ये सोच कर देखिए कि कहाँ पर महिलाएँ वहाँ पर थोड़ा सा डाउन चल रही हैं और वहाँ पर जो महिलाएँ जो हैं वहाँ पर सही स्थिति में देखने को मिल रही हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें महिलाओं के बारे में तो वहाँ पर काफ़ी हद तक जो स्थिति है महिलाओं की काफ़ी हद तक सुधरी हुई है। वहाँ पर जो भेदभाव हो रहे हैं वहाँ पर, जैसे कि ब्राह्मणवादी परंपरा में जो भेदभाव हुए थे महिलाओं के साथ,
तो उस तरह से भेदभाव देखने को हम लोगों को यहाँ पर नहीं मिलेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो धर्म जो है वहाँ पर समानता को लेकर चल रहा है। अलवार नैनार संत हो गए, वहाँ पर जो सूफ़ी संत हो गए, जो खानकाहों का निर्माण किया गया, तो वहाँ पर समानता की बात किया जा रहा था कि वहाँ पर लिंग का जो विषमताएँ देखने को ज़्यादा नहीं मिल रहा था और वहाँ पर महिला पुरुष जो है एक साथ कार्य कर रहे थे। तो जो उत्तराधिकार में जो बातें की जा रही हैं महिलाओं के लिए, तो उसमें हम आपको 3 पुस्तक बता रहे हैं। एक मूल पुस्तक है और 2 उस पर टीका लिखी गई हैं। तो जो मूल पुस्तक है आप उसको मनुस्मृति, ठीक है। स्मृतियों में मान लीजिए कि एक स्मृति है, वहाँ पर याज्ञवल्क्य स्मृति, मनुस्मृति में नहीं, याज्ञवल्क्य स्मृति, ठीक है, याज्ञवल्क्य स्मृति, ठीक है। तो अब 3 पुस्तकों का नाम लिख लीजिए और इसमें आप देखिए शायद इसी पर टीका लिखी गई हैं, याज्ञवल्क्य स्मृति, ठीक है। और इन पर जो 2 टीकाएँ लिखी गई हैं, पहली टीका जो है आप देखेंगे कि विज्ञानेश्वर के द्वारा लिखी गई मिताक्षरा, मिताक्षरा, इस पुस्तक के जो लेखक हैं आप देखेंगे कि विज्ञानेश्वर हैं, ठीक है, विज्ञानेश्वर। और आप ये देखेंगे कि पश्चिमी भारत में यह पुस्तक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। इसमें उत्तराधिकार की बात किया जा रहा है और इसके लेकर आप देखेंगे कि यूपीएससी में प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। और इसके बाद आप देखिए कि एक पुस्तक है दायभाग, दायभाग है और इसके जो लेखक है जीमूत वाहन है, जीमूत वाहन, ठीक है। इन 2 पुस्तकों को आप लोग एक बार एनालाइज करिए और इसमें देखिए कि किस प्रकार से उत्तराधिकारी के बारे में बात किया जा रहा है, महिलाओं की स्थिति के बारे में क्या है, और वहाँ पर आप देखिए कि पुरुषों की स्थिति तो मान लीजिए कि हमेशा से बेहतर ही रही है, लेकिन महिलाओं की जो स्थिति है वहाँ पर थोड़ा सा डाउन होते हुए देखने को मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें आप लोग देखिए और आप देखेंगे कि उत्तराधिकार सक्सेशन जो है, उत्तराधिकार का जो सबसे बड़ा जो उत्तराधिकार के लिए जो पुस्तक है वो याज्ञवल्क्य स्मृति ही है। और याज्ञवल्क्य स्मृति में ही आप देखेंगे कि मिताक्षरा और दायभाग पुस्तक लिखी गई हैं। और तो यहाँ पर आप लोग ये सोचिए, ये सोचने वाली बात है कि जो महिलाएं हैं वहाँ पर किस प्रकार से कार्य कर रही हैं, उनके साथ क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। और वहाँ पर महिलाएं प्रताड़ित भी हैं, वहाँ पर उनको यातना भी दिया जा रहा है। तो कि कौन कौन से ऐसे आधार हैं वहाँ पर उनको इस तरह से कार्य किया जा रहा है, ठीक है। अगर आप लोग प्राचीन काल के बारे में तो हम लोगों ने बात किया है, मध्यकाल में अगर आप समझ जाते हैं तो आधुनिक काल में जो महिलाओं की स्थिति है उसके बारे में हम लोग बहुत ही विधिवत तरीके से बात कर लेंगे और आप लोगों को वो सारी चीज़ें समझ में आएंगी। अब प्राचीन काल से सोचते हैं, मध्यकालीन भारत तक आते हैं, फिर उसके बाद आधुनिक भारत तक आते हैं, तो वहाँ पर एक जो स्थिति देखने को मिलती है महिलाओं की, वो आप लोगों को एकदम विधिवत तरीके से, बेहतरीन तरीके से समझ में आएंगी, ठीक है। और उनके लिए क्या क्या कार्य किए गए हैं वो भी चीज़ें समझ में आएंगी। तो आप लोग इसको सोचिए, समझिए। और आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा कि मध्यकाल में जो महिलाओं की स्थिति है वो किस प्रकार से है, ठीक है। आप लोगों को एक ऐसे लिखना है कि वहाँ पर जो महिलाओं की स्थिति के साथ नकारात्मक पहलू और सकारात्मक पहलू दोनों पर आप लोग 500 वर्डों में लिखिए और उस पर सोच कर एकदम विधिवत तरीके से लिखिए और पुस्तक पढ़िए और समझिए, ठीक है। तो जब लिखेंगे ना तो आप लोगों को चीज़ें जो है और ब्रॉड लेवल में समझ में आएंगी, ठीक है। तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें समझिए, सोचिए और देखिए, ठीक है। तो आप देखेंगे कि हम लोगों ने महिलाओं की स्थिति के बारे में बात किया, तो यहीं पर आप देखिए कि किस प्रकार से महिलाओं की स्थिति है, वहाँ पर क्या क्या दिक्कत देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यह लेक्चर पसंद आता होगा, एनसीईआरटी पसंद आती होगी। और एनसीईआरटी पढ़िए, एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि एनसीईआरटी जो है आप लोगों को बेसिक नॉलेज एकदम क्लियर कर देगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग पढ़ते रहिए। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई को सही दिशा निर्देशन अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। एक बार फिर से आप लोगों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। यह वर्ष जो है आप लोगों के लिए सफलता और उन्नति के साथ है। तो आप लोग चैनल से बने रहें, चैनल से जुटे रहें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे हम लोग मोटिवेट होकर और भी चीज़ें लेकर आए, ठीक है। तो यहीं पर मैंने वाणी को विराम देता हूँ। मिलता हूँ अगले लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में इसी तरह से शानदार तरीके से। तब तक के लिए धन्यवाद।